जख्मी हुई थी। दानियार जबीली तौर पर रूखा, तन्हाई पसंद, अफसरदा मिजाज शख्स था। ऐसे लगता जैसे उसके होंठ सिले हुए हैं और वो बोल नहीं सकता। वो गांव के बैरूनी इलाके में रहता था जहां थ्रेशर मशीनें लगी हुई थी, जबकि सीत और जमीला दोनों बुजला संज, शौक, खुश मिजाज और जिंदा दिल थे जो एक भरे पूरे घर में रहते थे। ये और बात कि जब कटाई अरूज पर होती तो उन्हें कई कई दिन थ्रेशिंग फ्लोर पर ही रहना और सोना जागना पड़ता था। खाना पीना भी वहीं थ्रेशर फ्लोर पर ही होता था। वो अपने साथी दानियार की अजीबो गरीब हरकत से हैरान ही होते रहते थे। शाम को जब सब लोग काम काज से फारिग होकर आते तो थकन, भूख, गर्मी से निढाल होते। एक कदम उठाना भी दुश्वार होता। प्लेटफार्म पर आते ही सब भूसे के गड्ढों पर लेटकर खाना पकने का इंतज़ार करने लगते, मगर दानियार आते ही सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ जाता और रात गए तक वहाँ बैठा रहता, जहाँ रात के सन्नाटे को चीरने वाली हशरातुल अर्ज़ की बेतुकी और कानों को सनसना देने वाली आवाज़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। वो अमूमन दरियाए कुरकुरू के किनारे पर सोता था। सब हैरान होते कि ना उसे अचानक फ्लड आ जाने से डर लगता है, न दरिया के शोर से। अजीब इंसान है, अकेला ही मस्त रहता है। उसने इतने सारे दिनों में गांव में किसी को दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की। उसके पास सिर्फ एक ही फौजी शर्ट थी जिसे वो महाज से लाया था। उसी को दरिया पर धोता और गीली ही पहन लेता। जब कभी खाने का वक्फा होता या थक हार कर सब कारकुन जरा सस्ताने के लिए बैठते तो गांव के लड़के बाले उसके माजी का हवाला देकर उसे छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। उन सब की उम्रों में अमूमन 3-4 साल का ही फ़र्क होता था। एक दिन सीत ने दानियार से फरमाइश की कि यार हमें जंग का हाल सुनाओ, जंग कैसी होती है और उसमें क्या होता है। दानियार का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया, आँखों की पुतलियाँ चढ़ गईं और वो एकदम खौफजदा होकर बोला, नहीं भाई, हम जंग की कोई बात नहीं करेंगे। अल्लाह कभी किसी को जंग का मुंह ना दिखाए। तुम सब के लिए जंग के बारे में कुछ ना जानना ही बेहतर है। इतने में जमीला अपना 2 घोड़ों वाला छकड़ा यानी गड्ढा भगाती हुई लाई और बोली, चलो भाई साहब अपने अपने काम पर लग जाओ। सबसे पहले उसने छकड़े के पहिए और उन पर चढ़े रबड़, घोड़ों के सुम और नाल और पहियों का घूरा चेक किया और फिर दानियार से बोली, आओ मेरे साथ बोरियां उठवा के छकड़े पर रखवाओ। इसके बाद दोनों मिलकर एक एक बोरी उठाते और उसे लाकर छकड़े पर तरतीब से रख देते। बोरी उठाते हुए वो बोरी के नीचे दानियार की कोहनी मजबूती से पकड़ती, फिर बाकी दोनों हाथों से बोरी को एक झटके से उठाते और उसे लाकर छकड़े पर डालते। सीत इस अमल को बड़े गौर से देख रहा था। जब वो बेतकल्लुफ़ी से दानियार की कोहनी से पकड़ती, जब वो दानियार के हाथ को कोहनी से पकड़ती तो बिला इरादा दोनों के सर बिल्कुल टकराने के करीब हो जाते। दानियार अपना मुंह फेर लेता। शर्म के मारे उसको पसीने आ रहे होते थे। सीद इस मंजर से हसद करने की बजाय दानियार की बेबसी, शर्मिंदगी और ख़ुद रफ्तगी से लुत्फ़ उठा रहा था। इसके बाद सीत और दानियार के छकड़ों को बोरी से लादता गया, फिर तीनों रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। बाज़ औक़ात यूँ भी होता कि जब जमीला अकेले ही कोई बोरी उठाकर अपनी कमर पर रखती तो वो कदरे झुक कर ऊपर चढ़ती। ऐसे में उसका कूल्हा बाहर निकलकर नुमायाँ हो जाता और दानियार टिकटिकी बांध कर उसके कूल्हे को देखता रहता। उसे अपना काम भूल जाता। इन लम्हात में सीत को बहुत गुस्सा आता और वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता रहता, अबे लंगड़े अपनी शक्ल तो देख, वो तुझ जैसे बेकार शख्स को घास क्यों डालने लगी। मगर ये सब कुछ बेख्तियार होता था। कभी कभी वो खुद भी इस सहर का शिकार हो जाता था।